Good morning. I am Nisha. Today's date 21st March and this day is declared as World Down Syndrome Day. The theme of this year on World Down Syndrome Day is We Decide, which means the need for all the people who are affected with Down syndrome to have full participation in life-related decision making. So today's special session is about awareness on Down syndrome among people. In this video, we discussed about the content, introduction of Down syndrome, definition, risk factors, symptoms, diagnostic measures, complication, and the management of Down syndrome. So let us start with the introduction. Down syndrome first reported in 1866 by British physician John Langdon Down. फर्स्ट टाइम जो डाउन सिंड्रोम है वो रिपोर्ट हुआ था 1866 में। किसने किया था? ब्रिटिश के फिजिशियन थे जिनका नाम था जॉन लैंगडन डाउन। और जो चिल्ड्रन है विद डाउन सिंड्रोम में उनमें क्या होता है, कोई माइल्ड और मॉडरेट कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और जो उनकी फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी डिले हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाती है और मे बी दे हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उनकी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन आती है हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है उसमें क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है उनमें क्या होता है 46 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो बेबीज डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं उनमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम हो जाते हैं। ठीक है, मीन जो 21 क्रोमोजोम है उसमें 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 3 क्रोमोजोम ऐड हो जाएंगे, 3 क्रोमोजोम हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम वहां पे ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्राइजोमी। ठीक है, और ये 21 पे होता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी 21 बोलते हैं। ठीक है, देन आती है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में क्या होता है, सबसे पहले आती है हमारी एडवांसिंग मैटरनल एज, मीन्स अगर मदर अबव 35 ईयर्स हैं और वो कंसीव कर रही है तो क्या हो सकता है कि उनमें रिस्क रहता है कि जो उनका बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, बीइंग कैरियर ऑफ द जेनेटिक ट्रांसलोकेशन फॉर डाउन सिंड्रोम। अब जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, वो क्या कर सकते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो अपने बेबी में पास कर सकते हैं। ये भी एक रिस्क रहता है कि जो मदर और फादर हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है कि बेबी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई जो कपल है उनका पहला बेबी जो है डाउन सिंड्रोम वाला है तो मे भी हो सकता है कि अगर वो सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका सेकेंड बेबी भी डाउन सिंड्रोम वाला हो सकता है। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट वन टाइप आता है ट्राइजोमी 21, सेकेंड वन मोज़ाइक डाउन सिंड्रोम, थर्ड वन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ट्राइजोमी 21 में क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोजोम है वो सेपरेट होने में फेल हो जाते हैं, फेलियर ऑफ क्रोमोजोम टू द सेपरेट। ठीक है, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल जो होते हैं उनमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज ट्राइजोमी 21। अगर बात करें हम मोज़ाइक डाउन सिंड्रोम की, तो मोज़ाइक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मोज़ाइक डाउन सिंड्रोम में कि ये जो है एक रेयर कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम की, रेयर फॉर्म होती है डाउन सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, एरर अकर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के कुछ सेल्स हैं उनमें क्या होता है, 3 सेल, उनमें क्या होता है 3 कॉपीज हो जाएंगी क्रोमोजोम 21 की, और कुछ सेल में जो है 2 ही कॉपीज होंगी क्रोमोजोम 21 की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेल जो है अफेक्टेड होते हैं और कुछ सेल जो है अनअफेक्टेड होते हैं, दैट इज मोज़ाइक डाउन सिंड्रोम। ओके, देन आते हैं हमारे पास ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो या तो एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है क्रोमोजोम का या फिर पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी जगह से
डिटैच होके दूसरे क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। मीन्स अपनी जगह को छोड़ के वो ट्रांसफर होके दूसरी जगह में जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 21 क्रोमोजोम से क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है वो क्या कर रहा है, डिटैच होके 14th क्रोमोजोम पे अटैच हो रहा है। तो उस चीज को हम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम। ओके, देन आते हैं हमारे पास सिम्टम। चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद डाउन सिंड्रोम हैव डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स। फर्स्ट वन, फ्लैटन उनका फेस होता है, स्मॉल हेड, शॉर्ट नेक, प्रोट्रूडिंग नेक, मतलब कि जो उनकी नेक है वो आगे की तरफ को होती है, ठीक है। और पाल फेब्रल फिशर होता है। पाल फेब्रल फिशर में क्या होता है कि जो उनकी आईज होती हैं वो स्लैंटी हो जाती है, मतलब उनकी जो एबनॉर्मल स्लैंटिंग हो जाती है उनकी आईज में, ठीक है। और जो उनके ईयर्स हैं वो स्मॉल होते हैं और अनयूजुअल सी शेप होती है उनके ईयर की, ठीक है। देन आते हैं जो उनकी मसल टोन है वो भी बहुत पुअर हो जाती है, ठीक है। उनके जो हैंड है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और सिंगल क्रीज होते हैं, ठीक है। और जो उनके पाम में सिंगल क्रीज होती हैं, ठीक है। और जो उनके फीट, हैंड, फिंगर्स हैं वो भी शॉर्ट और स्मॉल होती हैं, ठीक है। उनमें एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ब्रुशफील्ड स्पॉट भी उनमें देखने को मिलता है। ब्रुशफील्ड स्पॉट क्या होता है कि जो हमारा आई में जो आइरिस प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, लिटिल लिटिल वाइट वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। और जो ये डाउन सिंड्रोम वाले जो पर्सन होते हैं उनकी जो हाइट है वो भी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। ओके, देन आते हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक मेजर। डायग्नोस्टिक मेजर हमारे पास आते हैं 2 टाइप्स के, जिनमें फर्स्ट वन है स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकंड वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की तो इसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। जो ब्लड टेस्ट है उसमें भी हम MSAFP करते हैं, ट्रिपल स्क्रीन करते हैं, क्वाड स्क्रीन करते हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें MSAFP की तो दैट इज मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। इस अल्फा फिटोप्रोटीन, तो इसमें हम क्या करते हैं, मदर का जो ब्लड है उसको मदर का जो ब्लड है उसमें ब्लड टेस्ट मदर के ब्लड से टेस्ट करते हैं, जिसमें हमने क्या करना होता है कि जो मदर के ब्लड में हमने क्या करना होता है, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल चेक करना होता है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जो है डिक्रीज है, कम है, ठीक है, मदर के ब्लड में कम है, तो क्या होगा कि देयर इज द डाउन सिंड्रोम, मतलब कि बेबी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा है तो इट मीन्स कि वहां पे क्या है, बेबी में ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ये जो टेस्ट है ये हम कब करते हैं, ये हम करते हैं यूजुअली 16 to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन, ठीक है। देन आता है हमारे पास ट्रिपल स्क्रीन। ट्रिपल स्क्रीन में क्या होता है, इसमें भी हम मदर का ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम मदर के ब्लड में मेजर करते हैं कुछ सीरम लाइक HCG हो गया, AFP हो गया, अनकंजुगेटेड एस्ट्रॉयल हो गया, ठीक है। ऐसी HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का लेवल देखते हैं, ठीक है। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल देखते हैं, सीरम का लेवल देखते हैं, अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल का लेवल देखते हैं, ठीक है। अगर कैसे पता करेंगे कि अगर कैसे जो ट्रिपल स्क्रीन है टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो पता चलता है कि अगर हमारे HCG का लेवल जो है इंक्रीज है और AFP का लेवल अगर डिक्रीज है और अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल का लेवल डिक्रीज है, तो इट मीन क्या है कि टेस्ट पॉजिटिव है और बेबी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है। मेरे लिए अगर हमें इस चीज के लिए ट्रिपल टेस्ट अगर हम कर रहे हैं और हमें मोस्ट एक्यूरेट हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम इस टेस्ट को कब करेंगे, 16th and 18th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। और मेनली अगर नॉर्मली और ये टेस्ट जो है कभी भी किया जा सकता है बिटवीन द 15 to 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बट अगर हमें इसका रिजल्ट एक्यूरेट चाहिए तो हम इसको कब करेंगे, 16th या 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में।
ओके। देन आता है हमारे पास क्वाड स्क्रीन। क्वाड स्क्रीन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिपल स्क्रीन था जिसमें हमने क्या किया, 3 सीरम्स के लेवल को चेक किया है, ठीक है। तो क्वाड से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने होंगे, 4 सीरम्स होंगे जिनका हमने लेवल चेक करना है मदर के ब्लड में। तो इसमें कौन कौन से, फर्स्ट 3 तो वही रहेंगे जो ट्रिपल स्क्रीन में थे। कौन कौन से थे, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, HCG, एस्ट्रियोल, ठीक है। और बट इसमें एक और ऐड हो जाएगा जिसका नाम है इनहिबिन ए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि क्वाड स्क्रीन को हम कैसे बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। अगर क्या होता है कि मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल हमने पहले भी बोला था कि डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा, और एससीजी का लेवल इंक्रीज होगा और एस्ट्रियोल का लेवल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा बेबी में, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि अगर मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज होगा, एससीजी का इंक्रीज होगा और एस्ट्रियोल का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा और इनहिबिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और वहां पे क्या है, डाउन सिंड्रोम बेबी में है, ठीक है। तो ये है। और जो ये टेस्ट है क्वाड स्क्रीन, इसको कब करते हैं, 15 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हम कैसे पता करेंगे कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है मदर की वूम में जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड है तो वो इंडिकेट करता है कि देयर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव है, देन हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोरियोनिक विलर सैंपलिंग करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग करते हैं। कोरियोनिक विलर सैंपलिंग की अगर बात करें तो ये एक प्रीनेटल टेस्ट होता है जिसमें क्या है कि हम सैंपल लेते हैं, कोरियोनिक विलाई को रिमूव करते हैं, कहाँ से, प्लेसेंटा से, ठीक है, ताकि जो है हम टेस्ट कर सके और रिवील कर सके कि बेबी में कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, बेबी में कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। और जो ये कोरियोनिक विलर सैंपलिंग है इसको हम कब करते हैं, इसको हम करते हैं 10th या एंड 12th वीक ऑफ गेस्टेशन या प्रेगनेंसी में, ओके डन। देन आता है हमारे पास एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस ऑल्सो प्रीनेटल डायग्नोस होता है क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज को असेस करने के लिए, ठीक है, चेक करने, टेस्ट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं हम एमनियोटिक सैक से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि बेबी में कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ फिटल टिश्यू कंटेन होते हैं, ठीक है। और ये जो एमनियोसेंटेसिस है इसको हम कब करते हैं, 15 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में या गेस्टेशन में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, PUPS, जिसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल लेते हैं, फीटल का ब्लड सैंपल अम्बिलाइकल कॉर्ड से लेते हैं और किस लिए लेते हैं, फॉर द टेस्टिंग कि कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उस चीज को असेस करने के लिए, ठीक है। और ये जो परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग है इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉर्डोसेंटेसिस। और जो ये कॉर्डोसेंटेसिस है या परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग है ये हम कब करते हैं, आफ्टर द 18th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ओके। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। देन गो टू द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस। इन दिस फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन इज हार्ट ड्यू टू द डाउन सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन अराइजेस हार्ट डिफेक्ट। तो हार्ट डिफेक्ट में क्या हो गया, लाइक जैसे कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो गई, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो गई, सॉरी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाल्व में प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहे हैं, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो दैट इज हार्ट डिफेक्ट। तो ये इसको एक्यूरेट करने के लिए जो है क्या करते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं पेशेंट में अगर किसी को हार्ट डिफेक्ट हो तो, ठीक है।
देन आते हैं हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट में क्या होता है कि जनरली क्या होती है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटी है कुछ डाउन सिंड्रोम वाले जो चिल्ड्रन हैं उनमें होती है, लाइक जैसे कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी उनके इंटेस्टाइन में, या उनके इसोफेगस में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, ट्रेकिया में या एनएस में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है। और कुछ और तरह की भी उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, डेवलप होती हैं, सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, ठीक है। इस तरह की जो उनकी डिजीजेस हैं वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर में भी उनमें कुछ उनका जो इम्यून सिस्टम है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। और जो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का, ठीक है। उनमें ज़्यादा रिस्क होते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कैंसर हो गया या कोई इन्फेक्शियस डिजीज होगी, ठीक है, जो कि क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, वो उनके अगेंस्ट वर्क करता है, तो जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इस तरह की इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्लीप एपिनिया मीन्स कि जो डाउन सिंड्रोम वाला पर्सन है उसमें क्या होता है, स्लीप एपिनिया होता है, मतलब कि अगर वो गहरी नींद में है तो उसकी सांसें जो है रुक सकती हैं, ठीक है, रुक जाती हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि जो उनके स्केलेटल में क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल चेंजेस होते रहते हैं, जिनकी वजह से उनके जो एयरवे में है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर उनमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड जो ये डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन है तो इनमें क्या होता है ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया होता है, ठीक है। मतलब कि जब वो सोते हैं उस टाइम पे उनकी जो विंड पाइप है या जिसको एयरवे बोलते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, मतलब उनकी सांसें रुक सकती हैं, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ल्यूकेमिया डेवलप होने में, ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, ठीक है। उनके जो WBCs हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनको ल्यूकेमिया हो सकता है, ठीक है। देन आते हैं हम ओबेसिटी पे। ओबेसिटी में क्या होता है कि जो बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं उनमें वो ओबीज ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो ज़्यादा मतलब वो मोटापा हो जाता है उनमें, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास स्पाइनल प्रॉब्लम। स्पाइनल प्रॉब्लम में क्या होता है कि लाइक जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनमें बच्चे हैं या एडल्ट हैं जिनमें क्या है डाउन सिंड्रोम है, तो हमने क्या बोला था कि उनकी जो नेक है वो प्रोट्रूड रहती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मिस अलाइनमेंट हो सकती है उनकी टॉप टू वर्टिब्रे में, ठीक है, नेक में, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको स्पाइनल कॉर्ड में कुछ या तो कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन उनको क्या करती है, लाइक जैसे मिस अलाइनमेंट हो रही है उनके स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये एक कंडीशन क्या करती है, उनको एक रिस्क पे डाल देती है कि उनको कोई सीरियस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। एंड देन आता है हमारे पास डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन होते हैं वो हाई रिस्क में होते हैं डिमेंशिया के, ठीक है। और जो डिमेंशिया के इनके साइन एंड सिम्टम है वो दिखते हैं बीइंग अराउंड द एज ऑफ 50 के आसपास दिखते हैं उनके साइन एंड सिम्टम, जिसमें वो क्या फॉरगेटनेस हो जाती है, मतलब वो भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और इनकी धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में एल्जीमर डिजीज का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक जैसे डाउन सिंड्रोम वाले जो पर्सन है उनमें कुछ अदर भी कंडीशंस एसोसिएटेड होती है, लाइक जैसे एंडोक्राइन प्रॉब्लम होगी, हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, विजन प्रॉब्लम होगी या सीजर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ड्यू टू डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन में
होती हैं, ठीक है। ये सारी दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देन आते हैं हम मैनेजमेंट में। अगर हम बात करें जो भी हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़े कि इनके लिए जो है हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो भी डाउन सिंड्रोम की वजह से जो भी डिसऑर्डर उनमें हो रहा है, फॉर एग्जांपल हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ल्यूकेमिया डिमेंशिया हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो है मैनेजेबल है, इनको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई फॉर एग्जांपल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डिजिटैलिस है ना, डिजॉक्सिन ड्रग दे सकते हैं, उनको डायरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, अगर उनमें ज्यादा डिफेक्ट है, ठीक है, सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सर्जरी। अगर आते हैं, अगर जो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन है उनमें सीजर आते हैं, कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो है हम एंटी कन्वर्जन ड्रग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे पास, अगर कोई फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, थायराइड हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम T3 T4 ये करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आ गए हमारे मैनेजमेंट फॉर द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो एसोसिएटेड डाउन सिंड्रोम के लिए। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें कोई मेडिकल केयर या ट्रीटमेंट नहीं है डाउन सिंड्रोम के लिए, बट सम एजुकेशनल प्रोग्राम है जो क्या करेंगे, डाउन सिंड्रोम वाला जो पर्सन है उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। किस में हेल्प करेंगे, उनकी सेंसरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनकी सोशल स्किल को इम्प्रूव करने में, ठीक है, उनकी सेल्फ हेल्प के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उनको, उनके मोटर स्किल को डेवलप करेंगे, ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने, इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में उनको हेल्प करेंगे, ठीक है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। देन आते हैं उनकी लैंग्वेज को, एबिलिटी को डेवलप करेंगे, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी उनका डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो खुद का अपना डेली लाइफ जो उनके चोर्स हैं उनको अच्छे से वो कर सकें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करेंगे। सो दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द डाउन सिंड्रोम एंड so in this we discussed about the introduction, definition, risk factors, symptoms, diagnostic evaluation, management and complication of Down syndrome. Okay, then thank you for watching.